तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जॉब गाइड स्टडी चैनल में एक बार फिर से। तो आज के इस वीडियो में हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऊपर टॉप 50 एमसीक्यूज देखने वाले हैं, जिसमें से ये पार्ट 1 रहेगी और इसके अंदर हम 25 एमसीक्यूज देखने वाले हैं। तो सारी चीज़ जानने से पहले आइए हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऊपर थोड़ी सी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देख ले, जिससे हमें जो चीज़ हम पढ़ चुके हैं वो सारी चीज़ हमें याद हो जाएगी। सबसे पहला बात आता है एक्सक्रेशन। आखिर एक्सक्रेशन क्या है? तो जो हमारे बॉडी के अंदर जितने सारे टॉक्सिक वेस्ट होते हैं उसको हम अपने बॉडी से जब रिमूव कर देते हैं या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म से रिमूव कर देता है, तो उस प्रोसेस को दोस्तों, उस चीज़ को क्या कहा जाता है? एक्सक्रेशन कहा जाता है। तो ये दोस्तों हमें प्लांट और एनिमल दोनों में देखने को मिल जाती है। अगला बात आती है दोस्तों कि एक्सक्रेशन आखिर किस तरह की प्रोसेस है। तो एक्सक्रेशन दोस्तों एक तरह का मेटाबॉलिक प्रोसेस है। ठीक है, ये एक तरह का प्रोसेस है जिसमें मेटाबॉलिक वेस्ट जो होते हैं, जितने सारे मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं वो ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर से क्या हो जाता है? एलिमिनेट होकर के हम उसे बाहर कर देते हैं। तो ये एक्सक्रेशन को करवाने के लिए दोस्तों कुछ पार्टिकुलर ऑर्गन्स होते हैं हमारे बॉडी में। जैसे कि ह्यूमन के अंदर हम बात करें तो ह्यूमन के अंदर किडनी इसकी फंक्शन करता है, यानी कि एक्सक्रीट कराने का काम कौन कराता है? किडनी कराता है। लंग्स कराता है दोस्तों। लंग्स किस तरह से कराता है? लंग्स से हम दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड जो रहता है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकते हैं ना, तो लंग्स, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की तो यूज़ नहीं है, वो भी एक तरह का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। तो किडनी से हमारे यूरिन ये सब आ जाते हैं। लंग्स से हमारे कार्बन डाइऑक्साइड आते हैं। स्किन से दोस्तों जो हमारे स्वेट होते हैं, जो हमारे बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा हीट होती है, वो सारे हमें स्किन के द्वारा या फिर जितने सारे साल्ट होते हैं ये सारे स्किन के द्वारा मैमल्स के अंदर देखने को हमें मिल जाता है कि नहीं। तो आगे आइए हम देख लेते हैं कितने तरह की मोड ऑफ एक्सक्रेशन होते हैं हमें। तो देखिए, तो बेस्ड ऑन द एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट के ऊपर क्या किया गया है? 5 मोड ऑफ एक्सक्रेशन हमें एनिमल के अंदर देखने को मिलती है। सबसे पहले पे आइए, सबसे पहला है हमारा, देखिए, वो ऑर्गेनिज्म जो अमोनिया एक्सक्रीट करता हो, यानी कि अमोनिया बाहर निकालता हो, उस ऑर्गेनिज्म को दोस्तों क्या कहा जाएगा? एम्यूनोटेलिज्म। और जो ऑर्गेनिज्म यूरिया निकालता हो उसे हम यूरियोटेलिज्म कहेंगे दोस्तों। जैसे कि हम क्या करते हैं? हम यूरिया रिलीज करते हैं ना। मैमल्स जो होते हैं दोस्तों, जो मैमल्स होते हैं ये क्या करते हैं? यूरिया रिलीज करते हैं। अगला है दोस्तों यूरिकोटेलिक, यानी कि यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड दोस्तों कौन रिलीज करता है दोस्तों? जैसे कि आपके बर्ड्स हो गए, ये सारी चीज़ आपकी क्या करते हैं? यूरिक एसिड को रिलीज कराता है। तो जो यूरिक एसिड रिलीज करवाएगा उस तरह के ऑर्गेनिज्म, उस तरह के एनिमल को दोस्तों हम यूरिकोटेलिज्म कहेंगे। अगला बात आता है दोस्तों जो अमीनो एसिड रिलीज करवाता हो, ठीक है, जो अमीनो एसिड रिलीज कराता हो उसे हम क्या कहेंगे? अमीनोटेलिज्म कहेंगे। जो ग्वानिन रिलीज कराता हो ये वो क्या होगी दोस्तों? ग्वानोटेलिज्म होती है। तो इस तरह से 5 तरह की हमें मोड ऑफ एक्सक्रेशन देखने को मिलती है। ये सारी चीज़ आप अच्छे से याद रखिएगा, आगे आपको काम आने वाले हैं। आइए दोस्तों अब सिंपल सा डायग्राम देख करके हम समझ लें कि किस तरह से हमारा एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट कितने प्रकार के एनिमल में क्या क्या होती है। तो इस फिगर के ऊपर दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा 1 मिनट के लिए आप ध्यान दे लीजिएगा। टाइप्स ऑफ एनिमल एंड देयर एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट, जितने प्रकार के एनिमल है उनके एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट। तो दोस्तों जो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट जो बनती है ना, वो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के मिलने से बनती है। क्या होती है? प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के मिलने से बनती है। तो हमें प्रोटीन से क्या मिल जाएगा दोस्तों? प्रोटीन से आपको पता है, सिंपल सी बात, अमीनो ग्रुप होती है, यानी कि प्रोटीन से हमें अमीनो एसिड मिल जाता है। और न्यूक्लिक एसिड से दोस्तों नाइट्रोजनस बेसेस मिल जाते हैं। ठीक है, नाइट्रोजनस बेसिस हमें मिल जाते हैं। तो ये सब चीज़ मिला करके दोस्तों क्या बनता है? अमीनो ग्रुप बन जाता है। अब ये जो अमीनो ग्रुप है दोस्तों डायरेक्टली हमें यहाँ पे फिश के ऊपर देखेंगे तो मोस्ट एक्वाटिक एनिमल इंक्लूडिंग मैनी फिश, ये सारे जितने सारे देखिए अमीनो ग्रुप के दोस्तों यहाँ पे 3 पार्ट मैंने यहाँ पे करके दिखा दिया आपको। ठीक है, तो देखिए जितने सारे हमारे एक्वाटिक मैनी और जितने तरह के फिश होते हैं दोस्तों वो क्या रिलीज करेगी? वो अमोनिया रिलीज करेगी। और हमारे इसके यहाँ पे देख लीजिए मैमल, मोस्ट ऑफ द एम्फीबियन, शार्क एंड सम बोनी फिशेस, ये क्या रिलीज करते हैं दोस्तों? यूरिया। ये सारे क्या है? ये सारे अमीनो ग्रुप के ही बने हुए होते हैं, सब में नाइट्रोजनस बेस हमें देखने को मिल जाती है। यही हम बात करें दोस्तों बर्ड, इंसेक्ट, रेप्टाइल एंड लैंड में जो स्नेल्स होते हैं वो सारे के सारे दोस्तों क्या रिलीज करते हैं? यूरिक एसिड रिलीज करते हैं। तो इस डायग्राम को अपने दिमाग में थोड़ा सा बैठा लीजिए ताकि आपको ये याद हो जाए कि किस तरह के एनिमल क्या एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट को रिलीज करवाता है। इससे आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। तो आइए अब थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम के ऊपर। तो ये है हमारे ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम की डायग्राम। यहाँ पे हमारे 2 पेयर ऑफ किडनी होते हैं जिसके ऊपर लगा होता है दोस्तों एड्रेनल ग्लैंड। और यहाँ पे आप देखिए इन्फेरियर वेना कावा है और ये वाली दोस्तों आप डोर्सल अरोटा इसे कहते हैं। आगे हम बात करें दोस्तों किडनी की, हम कटिंग सेक्शन अभी थोड़ी देर के बाद देखने वाले। बाकी सारी चीज़ यहाँ पे आप जान जाइए। ये हो गई आपकी दोस्तों रेनल आर्टरी और इसके जस्ट पीछे है दोस्तों आपकी रेनल वेन। और ये जो किडनी से दोस्तों जो एक वेसल्स होती है, जो कि ये हमारे यूरिनरी ब्लैडर, इसके अंदर ही यूरिन स्टोर होती है,
और यूरेथ्रा के थ्रू बाहर आ जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि हमारे जो लीवर होता है, लीवर में सारे जितने सारे हमारे केमिकल्स है वो सारे केमिकल क्या करता है, नॉन टॉक्सिक फॉर्म में बन करके हमारी किडनी के पास आ जाता है। किडनी का काम दोस्तों क्या है, एक चीज़ आप अच्छे से समझ जाइए दोस्तों, किडनी का काम है ओनली क्या करना, फिल्टर करना। सिर्फ ये एक तरह का दोस्तों चाय की छन्ने की तरह काम करता है, ठीक है। इसका और कोई काम नहीं है, इसका काम है बस छानने का काम होता है किडनी का। ओके, इस बात को बच्चे से दिमाग में बैठा लीजिए, क्लियर है। तो देखिए किडनी का काम है छानने का, तो यहाँ से जितने सारे आते हैं दोस्तों, फिर यूरिनरी ब्लैडर में हमारी यूरिन यहाँ पे आकर के स्टोर हो जाती है और यूरेथ्रा के थ्रू बाहर आ जाती है। तो ये जो एक वेसल है दोस्तों, इस वेसल का नाम होता है यूरेटर। देखिएगा इंपॉर्टेंट है, नाम डायग्राम अच्छे से याद रखिए क्योंकि क्वेश्चन हमको यहाँ पूछी जाती है। अब यहाँ पे देखिए इन पेल्विस, मेडुला और कॉर्टेक्स, किडनी के 3 पार्ट होते हैं। बाहर वाले को कॉर्टेक्स बोलते हैं, बीच वाले को मेडुला बोलते हैं और अंदर वाले को पेल्विस बोलते हैं, जिसकी ब्रीफ डायग्राम अभी हम थोड़ा सा देख लेते हैं नेक्स्ट पिक्चर में। तो ये दोस्तों आपके पास आ गई किडनी की क्रॉस सेक्शन, कटिंग सेक्शन। ओके, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये जो दोस्तों इस तरह की जो सेगमेंट यहाँ पे देखिए बहुत सारे सेगमेंट बने हुए हैं, इसको दोस्तों क्या कहा जाता है, मेडुलरी पिरामिड कहा जाता है। और इसके जो दोनों के बीच होती है उस बीच को कहा जाता है रेनल कॉलम। और देखिए ये ज़्यादा याद रखिएगा, ये जो यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ी सी स्पेस है, इस जो स्पेस होती है ना दोस्तों, यहाँ पे आप देखिए ये जितने सारे यहाँ पे आके जुड़े हुए हैं, ये सारे यहाँ इसको कहा जाता है दोस्तों कैलिक्स। और ये जितने सारे कैलिक्स होते हैं वो एक स्पेस के थ्रू पास होता है, ठीक है, एक स्पेस के थ्रू पास होता है दोस्तों। यही है वो यूरेटर जो यूरिनरी ब्लैडर को कनेक्ट करेगी, ठीक है। तो ये यूरेटर हो गई दोस्तों, और बाकी सारे यहाँ से ये मेडुलरी पिरामिड बनी हुई है। और यहाँ पे किडनी किस चीज़ का बना है दोस्तों, यानी कि ये क्या होती है, नेफ्रॉन्स की बनी हुई होती है। तो जितने सारे नेफ्रॉन्स होते हैं वहाँ से सारे चीज़ क्या होते हैं दोस्तों, एब्जॉर्ब होकर के सारे चीज़ फिल्टर होकर के यहाँ पे आती है और इसके थ्रू यहाँ से पास हो जाती है, क्लियर है। तो ये जो स्पेस है दोस्तों, इस स्पेस को कहा जाता है, अच्छे से याद रखिएगा, रेनल पेल्विस, ठीक है। तो रेनल पेल्विस क्या है, तो रेनल पेल्विस दोस्तों एक तरह का जो कैविटी होती है, जो बीच में जगह होती है जहाँ से सारे चीज़ पास करके आ रही होगी, ये दोस्तों क्या है, एक तरह का जंक्शन है, ठीक है। तो इसी जंक्शन को दोस्तों रेनल पेल्विस कहा जाता है और इसी के थ्रू दोस्तों आगे आकर के यूरेटर निकल जाती है। बाहर वाले अंदर वाले पार्ट को दोस्तों यहाँ पे देखिए कॉर्टेक्स कहा जाता है और बाहर वाले जो कैप्सूल की तरह होती है उसको रेनल कैप्सूल कहा जाता है, ठीक है। तो इसको बस इतना ही आप याद रखिए, ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं, आपको याद करना है रेनल पेल्विस, कैलिक्स याद करनी है और मेडुलरी पिरामिड, यही सारे यहाँ पे नेफ्रॉन्स लगे हुए होते हैं। अब देखिए दोस्तों इसी वाले पार्ट को हम यहाँ पे काट करके यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। तो इस तरह की इसके अंदर में फिगर होती है, ठीक है। ये इसके अंदर की माइक्रोस्कोप व्यू है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये आपकी रेनल आर्टरी हो गई। रेनल आर्टरी से दोस्तों यहाँ पे एक तरह का कैप्सूल होता है, ठीक है, एक तरह का एक बॉक्स होती है, छोटी सी गोल से कैप्सूल होती है। इस कैप्सूल का नाम होता है दोस्तों बोमेन्स कैप्सूल। इस बात को आप अच्छे से याद रखिएगा। बोमेन कैप्सूल दोस्तों कहाँ पे आपको देखने को मिलती है, कॉर्टेक्स में देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये कॉर्टेक्स जो है दोस्तों, ये कॉर्टेक्स में ही हमें क्या देखने को मिली, बोमेन्स कैप्सूल। इसके अंदर की ये पार्ट है, माइक्रोस्कोप व्यू है, ठीक है, क्लियर है। और बात करें दोस्तों इसकी फंक्शन, बोमेन्स कैप्सूल की फंक्शन क्या होती है, तो देखिए फर्स्ट स्टेप जो फिल्टरेशन की होती है, ठीक है, ब्लड से जो यूरिन बनती है दोस्तों, उसकी जो फर्स्ट स्टेप होती है ना, फर्स्ट स्टेप जो होती है दोस्तों वो बोमेन कैप्सूल के द्वारा ही इनिशिएट होती है। फर्स्ट स्टेप हमें यहीं पे देखने को मिलती है। इसके बाद दोस्तों आती है ये वाली ट्यूब, इसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल, ठीक है। और आगे डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल। सारे यहाँ पे जितने सारे पार्ट देखे दोस्तों, अलग अलग पार्ट में सॉल्ट की एब्जॉर्बेशन होती है और बहुत सारी चीज़ देखने को मिलती है। और ये जो यहाँ पे लूप बनी दोस्तों, उसको लूप ऑफ हेनले कहते हैं, ठीक है। आपको फिगर उतना ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं, बस कुछ कुछ पार्ट आपको याद रखनी, जैसे कि क्या पता आपको पूछ दिया जाए कि बोमेन्स कैप्सूल आपको कहाँ पे देखने को मिलती है, तो आपको याद रहेगा ना कि किडनी के कॉर्टेक्स में, तभी तो आप समझ पाएंगे। फिगर देखने पर ये सारी चीज़ याद होती है, तो फिगर को अपने दिमाग में अच्छे से चिपका के रखा करिए। आइए हम देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन अपने एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऊपर। तो पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पे, डैश इज कंसिडर्ड एज द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन किडनी। ह्यूमन किडनी की बेसिक फंक्शनल यूनिट क्या है, तो दोस्तों फंक्शनल यूनिट होती है नेफ्रॉन। बहुत सारे नेफ्रॉन को मिला करके ही किडनी बनती है, क्लियर है। इस बात को आप अच्छे से याद रखेंगे। और एक किडनी की जो हम बात करें दोस्तों, ईच किडनी जो होती है वो ओवर 1 मिलियन नेफ्रॉन के बने हुए होते हैं, ठीक है। यानी कि 1 मिलियन, ठीक है, 1 मिलियन नेफ्रॉन की मिला करके दोस्तों एक किडनी हमें देखने को मिलती है। इस बात को आप अच्छे से याद रखिएगा। एक किडनी हमें दोस्तों कितनी की देखने को मिलती है, 1 मिलियन नेफ्रॉन मिल करके एक किडनी बनाता है कम से कम। तो देखिए दोस्तों दूसरा सवाल देखिए, द क्रेव्स हेंसलेट साइकिल इज ए सीक्वेंस ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन दैट टेक प्लेस इन। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, इसको अच्छे से याद रखिएगा। क्रेव हेंसलेट साइकिल, तो ये जो
क्रेब हेंसलेट साइकिल होती है दोस्तों, इसका बहुत सारा नाम है, ठीक है। आपको ये भी दिया जा सकता है या फिर आपको क्रेब ऑर्निथिन साइकिल भी दिया जा सकता है, ठीक है। क्रेब ऑर्निथिन साइकिल ये भी आपको दिया जा सकता है, ठीक है। और इसको क्रेब यूरिया साइकिल भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? यूरिया साइकिल। तो ये सारे नाम आप अच्छे से याद रखिएगा। और ऑर्निथिन साइकिल तो आप देख ही लिए। तो इस 3 तरह का नाम है इसका दोस्तों, ठीक है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, ये हमारी बात करें तो दोस्तों मैमल्स के बारे में देखा जाता है। हमारे बॉडी में जो इतने सारे हम मैमल्स हैं दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी के दौरान दोस्तों क्या होता है, अमीनो एसिड रिलीज करता है। किस चीज़ को दोस्तों? अमीनो एसिड रिलीज करता है नाइट्रोजन को, ठीक है। अमीनो एसिड रिलीज करता है दोस्तों नाइट्रोजन को। और ये नाइट्रोजन को दोस्तों लीवर के द्वारा, दोस्तों क्या किया जाता है, इसको कन्वर्ट करके नॉन टॉक्सिक फॉर्म में बनाया जाता है, ठीक है। नॉन टॉक्सिक फॉर्म में इसे कन्वर्ट किया जाता है ताकि ये हमारे किडनी के द्वारा फिल्टर होकर के बाहर हम इसे निकाल पाए, ठीक है। क्योंकि आपको पता है नाइट्रोजन इतनी ज़्यादा टॉक्सिक होती है दोस्तों, ठीक है। नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजन की जितने सारे, जिसके अमोनिया हो गए, यूरिक एसिड हो गए, ये सारे दोस्तों हार्मफुल चीज़ है, ठीक है कि नहीं। तो यूरिया जो होती है दोस्तों ये हार्मफुल चीज़ है, ये हमारे बॉडी के अंदर नहीं रहनी चाहिए ज़्यादा टाइम तक, क्लियर है। तो इसको बाहर निकालना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो ये जो काम होता है दोस्तों ये लीवर के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो मैमल्स के बारे में बात करें, जो नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन को कन्वर्ट कराया जाता है दोस्तों किस चीज़ में? नाइट्रोजन को कन्वर्ट कराया जाता है दोस्तों यूरिया के अंदर, ठीक है। नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर दिया जाता है किस फॉर्म में दोस्तों? यूरिया के फॉर्म में, क्लियर है। इस बात को आप अच्छे से याद रखिएगा। नाइट्रोजन को यूरिया के फॉर्म में कन्वर्ट करा दिया जाता है और यही यूरिया दोस्तों हमारे यूरिनरी ब्लैडर में जाता है और फिर ये क्या हो जाता है, किडनी के थ्रू हमारे ये बाहर निकाल देते हैं, इसे बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो इस बात को अच्छे से याद रखिएगा कि ये जो काम होती है दोस्तों, कन्वर्शन की जो काम होती है वो सारी चीज़ हमारे लीवर के अंदर ही होती है, ठीक है। जैसे कि आपको पता होगा कोई इंसान अगर जो बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेता हो तो उसकी किडनी नहीं खराब होनी चाहिए दोस्तों। सबसे पहली बात है कि उसकी लीवर खराब होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि लीवर क्या है दोस्तों, लीवर एक तरह का फंक्शनल ऑर्गन है। जितने सारे हार्मफुल चीज़ें जाते हैं, जितने सारे टॉक्सिक सब्सटेंस आते हैं, उसको क्या करता है दोस्तों, लीवर क्या करता है, लीवर उसको जितने सारे टॉक्सिक सब्सटेंस को कन्वर्ट करके नॉन टॉक्सिक फॉर्म में बना देता है। तो क्या करता है दोस्तों, नाइट्रोजनस बेस जो नाइट्रोजन होती है, अमीनो एसिड से जो नाइट्रोजन रिलीज होती है, ये नाइट्रोजन को यूरिया के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और यूरिया दोस्तों हमारे किडनी के द्वारा फिल्टर होकर के बाहर आ जाती है, ठीक है। तो ये जो फंक्शन होती है नॉन टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट करना, ये काम होता है लीवर का। तो इस बात को आप अच्छे से याद रखिएगा। तो आपको इस सवाल में पूछा गया था, ये एक सीक्वेंस ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन होती है, ये कहाँ पे होती है दोस्तों? तो ये होती है आपके लीवर पे। इस बात को अच्छे से याद रखिएगा। लीवर की फंक्शन बहुत ज़्यादा है हमारे ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। किडनी का काम सिर्फ होता है फिल्टर करना और लीवर जो होती है वो सारे टॉक्सिक सब्सटेंस को नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है, क्लियर है। तो जब भी कोई इंसान ज़्यादा अगर जो शराब पीता हो तो उसका लीवर सबसे ज़्यादा खराब होने की आवश्यकता है। आप सुने होंगे किडनी खराब हो गई, तो किडनी क्यों खराब होती है दोस्तों? मान लीजिए लीवर अगर जो लीवर का काम क्या है, नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस में से कर देना है, ठीक है। अगर जो लीवर अच्छे से फंक्शन नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है कि नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस नहीं मिलेगी किडनी को तो नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस को फिल्टर करने का काम है ना। अगर जो इसे टॉक्सिक सब्सटेंस मिल जाएगा तो किडनी, जाहिर सी बात है कि टॉक्सिक चीज़ मिलेगी तो किडनी क्या हो जाएगी, किडनी खराब होने की चांसेस है। तो इस बात को अच्छे से याद रखिएगा, लीवर, ठीक है। लीवर की फंक्शन आप समझ चुके, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए, बोमेन कैप्सूल इज लोकेटेड इन। तो बोमेन कैप्सूल हमने देखा दोस्तों, ये हमें किडनी के अंदर देखने को मिलती है। कहाँ पे दोस्तों? कॉर्टेक्स के पास हमें देखने को मिलती है। तो बोमेन कैप्सूल एक तरह का कप लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। बोमेन कैप्सूल क्या है दोस्तों? एक तरह का कप लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसके फंक्शन दोस्तों फर्स्ट फिल्टरेशन की जो स्टेप होती है दोस्तों, ब्लड को यूरिन के ऊपर कन्वर्ट कराना, ये सबसे पहला स्टेप हमें बोमेन कैप्सूल के अंदर ही देखने को मिलता है। अगला सवाल देखिए, द डैश इज द पॉइंट वेयर 2 और 3 मेजर रेनल कैलिसेस ज्वाइन टुगेदर। तो दोस्तों मैंने आपको अभी दिखाया रेनल कैलिक्स, अभी फिगर में दिखाया था। तो मैंने आपको बताया था वहाँ पे बहुत सारे रेनल कैलिक्स थे और वो जो पार्टिकुलर एक स्पेस जो कैविटी के ऊपर आता है जहाँ से यूरेटर कनेक्ट होती है, उस पार्ट का नाम आपको यहाँ पे पूछा गया है। तो मैंने अभी भी आपको बताया था उसको क्या कहते हैं, रेनल पेल्विस कहा जाता है। तो हमने अभी क्या सवाल में देखा दोस्तों, जहाँ पे बहुत सारे कैलिसेस जुड़े होते हैं, तो ये सारे कैलिसेस है, देखिए यहाँ पे कैलिसेस है ये सारे। तो ये सारे कैलिस जो हैं ये सारे आकर के कहाँ मिल रहे हैं दोस्तों? सारे मिल रहे हैं इस स्पेस का नाम क्या था? रेनल पेल्विस। तो वही रेनल पेल्विस को आप करेक्ट कर लीजिएगा। तो अगला सवाल देखिए यहाँ पे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, द ट्यूब्स मेड अप ऑफ स्मूथ मसल फाइबर दैट ट्रांसपोर्ट यूरिन टू द ब्लैडर फ्रॉम द किडनी, ठीक है।
आपको यहाँ पे एक दोस्तों एक ट्यूब के बारे में बताया जा रहा है। अब क्वेश्चन का आप ध्यान से पढ़िए, आप इसके आंसर खुद निकाल लेंगे। एक स्मूथ मसल फाइबर है जो कि क्या करता है, यूरिन को ट्रांसपोर्ट करता है कहाँ से दोस्तों, किडनी से। ठीक है, किडनी से दोस्तों क्या करता है, ये जिसकी हमारी किडनी हो गई, किडनी से हमारी ये क्या करता है, यूरिनरी ब्लैडर में भेजता है। ठीक है, तो एक ट्यूब के बारे में पूछा जा रहा है जो किडनी से यूरिनरी ब्लैडर पे लेके आता है। तो यानी कि इसी ट्यूब के बारे में, इस ट्यूब का नाम क्या है दोस्तों, इस ट्यूब का नाम है यूरेटर। बहुत ही आसान सा सवाल था। अगला सवाल देखिए, बहुत ही आसान सा सवाल है। नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन इन ह्यूमन। तो ये सवाल दोस्तों मैंने आपको पोल पे भी दिया था और बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट भी किया था पोल में। बहुत अच्छा लगता है आप लोग पोल पे जवाब देते हैं, और कमेंट करके भी बताया करिए अगर जो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ आपको जानना हो तो। ठीक है, तो नाइट्रोजनस वेस्ट जो हमारे ह्यूमन के यूरिन के द्वारा निकलता है उसको दोस्तों हम कहते हैं यूरिया। अब सवाल देखिए दोस्तों 7 नंबर, डैश इज ए डिस्टेंसिबल होलो मस्कुलर सेक लोकेटेड इन द पेल्विस जस्ट बिहाइंड द प्यूबिक बोन। जो हमारे प्यूबिक बोन होते हैं दोस्तों जस्ट उसके पहले, ठीक है, जस्ट उसके पीछे दोस्तों क्या होता है, एक तरह का मस्कुलर सैक है। ठीक है, एक मस्कुलर सेल है जो कि पेल्विस के पास लोकेटेड होता है। तो वो क्या है दोस्तों, बहुत ही आसान सवाल था दोस्तों, यूरिनरी ब्लैडर हम इसको कहते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, यूरिन आकर के स्टोर होती है। ठीक है, तो यूरिनरी ब्लैडर को आप यहाँ पे करेक्ट करेंगे। अब देखिए, द डैश सिंथेसाइजेज मोस्ट ऑफ द एक्सक्रेटरी कंपाउंड इन ह्यूमन एंड इज एलिमिनेटेड थ्रू। यानी कि यहाँ पे पूछा जा रहा है दोस्तों कौन सबसे ज़्यादा एक्सक्रेटरी कंपाउंड को सिंथेसाइज करता है ह्यूमन के अंदर। तो जाहिर सी बात है दोस्तों लिवर होगी। ठीक है, और ये एलिमिनेटेड थ्रू किसके द्वारा एलिमिनेट हो जाती है दोस्तों, ये एलिमिनेट हो जाता है हमारे यूरिन के थ्रू, यानी कि लिवर एंड यूरिन हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है, यूरिन के थ्रू बाहर आ जाता है। जितने सारे हमारे एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट होती है लिवर के द्वारा उसे सिंथेसिस कराया जाता है दोस्तों, और यूरिन के थ्रू वो बाहर आ जाती है। अब देखिए दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है, डैश इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिकवरी ऑफ वाटर एंड सोडियम क्लोराइड फ्रॉम द यूरिन। तो जो वाटर और सोडियम क्लोराइड होती है दोस्तों उसकी रिकवरी कहाँ से होती है आपको पूछा जा रहा है यूरिन के दौरान। ठीक है, तो दोस्तों ये होती है लूप ऑफ हेनले। ठीक है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। लूप ऑफ हेनले जो होती है दोस्तों यही इसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्या चीज़ की दोस्तों, वाटर और सोडियम क्लोराइड की रिकवरी कराना। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखिएगा, लूप ऑफ हेनले। 10 नंबर देखिए, द डैश आर किडनी टिश्यू दैट आर शेप्ड लाइक कोन्स। तो कोन्स के तरह शेप किसकी होती है ये आपको सवाल में पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, तो अभी हमने देखा था दोस्तों इस तरह की किडनी होती है, तो इसमें कुछ इस तरह की पिरामिड टाइप की कुछ बनी हुई थी, आपको याद होगी। ठीक है, इसी की क्रॉस सेक्शन हमने देखा था जिसमें हमने बोमेंस कॉप्सिल ये सारे चीज़ देखे थे। तो ये दोस्तों इसका नाम था क्या, रेनल पिरामिड्स। ठीक है, तो रेनल पिरामिड को आप करेक्ट करेगा। तो ये किडनी के टिश्यू है जिसकी शेप किसके तरह होती है, कोन के तरह होती है। फिगर के ऊपर आप देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों एक और सवाल देख लीजिए, द डैश सेल प्रेजेंट इन द बोमेन कैप्सूल दैट रैप अराउंड द कैपिलरी ऑफ द ग्लोमेरुलस। ठीक है, तो दोस्तों ये कहते हैं हम पोडोसाइट्स को, अच्छे से याद रखिएगा। पोडोसाइट्स एक तरह का सेल है जो कि बोमेन कैप्सूल जो किडनी के अंदर हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो उसको क्या करता है दोस्तों, रैप अराउंड कैपिलरी ऑफ द ग्लोमेरुलस। तो ग्लोमेरुलस को क्या किया रहता है, रैप किए हुए रहता है। तो पोडोसाइट्स करेक्ट करके रखिएगा। अगला सवाल, डैश इज ए कंडीशन कैरेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ रेड ब्लड सेल इन द यूरिन। ह्यूमन के रेड ब्लड सेल यानी कि ह्यूमन के यूरिन में रेड ब्लड सेल कब देखने को मिलती है, उस कंडीशन को क्या कहा जाता है ये आपको सवाल पूछा जा रहा है। ठीक है, तो उस कंडीशन को दोस्तों कहा जाता है हेमेटूरिया। ठीक है, तो हेमेटूरिया को आप यहाँ पे करेक्ट करेंगे। ठीक है, हेमेटूरिया, तो ये क्या है दोस्तों, ये एक तरह का कंडीशन है। ठीक है, जो कि क्या होती है, रेड ब्लड सेल हमें यूरिन के अंदर, यूरिन की जब टेस्ट किया जाता है दोस्तों तो यूरिन में हमें रेड ब्लड सेल देखने को मिलती है। तो ये हेमेटूरिया है। ठीक है, तो अच्छे से आप समझ, इसमें क्या होता है दोस्तों कि किडनी और अदर पार्ट ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट जो हमारी होती है वो अलाउ करती है कि रेड ब्लड सेल को लीक कर दे यूरिन के पास। ठीक है, रेड ब्लड सेल लीक कर दे यूरिन के थ्रू। ठीक है, तो यूरिन में हमें रेड ब्लड सेल देखने को मिल जाती है, कौन सा कंडीशन, हेमेटूरिया की कंडीशन में। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन कंफ्यूज मत करिएगा। क्वेश्चन नंबर 13, डैश इज ए येलो पिगमेंट दैट इज फॉर्म्ड आफ्टर डेड ब्लड सेल आर प्रोड्यूस इन द लिवर। जब डेड ब्लड सेल लिवर के अंदर प्रोड्यूस हो जाती है दोस्तों तो ऐसा कौन सा येलो पिगमेंट रिलीज होती है ये आपको सवाल में पूछा रहा है, ऐसा कौन सा येलो पिगमेंट बनती है। ठीक है, और ये जो पिगमेंट बनती है दोस्तों यही रिस्पॉन्सिबल होती है, हमारी यूरिन की जो येलो कलर होती है यही रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, तो आपको ये बताना है इस ऑप्शन के थ्रू। तो दोस्तों इसको हम कहते हैं यूरोक्रोम। तो अच्छे से याद रखिएगा, यूरोक्रोम को ही दोस्तों कभी कभी कहा जाता है यूरोबिलिन।
ठीक है। तो यूरोबिलिन भी इसको कहा जाता है, तो कंफ्यूज मत करिएगा। यूरोबिलिन या फिर यूरोक्रोम ये एक ऐसी केमिकल होती है दोस्तों जो कि हमारे यूरिन की कलर को येलो करवाती है, ठीक है। तो ये क्या होती है दोस्तों, ये कहाँ से आती है, तो जो हमारे डेड ब्लड सेल लीवर के अंदर हमें होती है, लीवर के अंदर जो डेड ब्लड सेल होते हैं उसी के द्वारा ये दोस्तों क्या करती है, उसी के द्वारा ये आती है, ठीक है। इससे अच्छे से याद रखिएगा। यूरोक्रोम और यूरोबिलिन दोस्तों ये ऐसा पिगमेंट है, येलो पिगमेंट, जो कि हमारे यूरिन की कलर को येलो करवाता है, ठीक है। ऐसा क्यों होती है, ये तब बनता है दोस्तों जब डेड ब्लड सेल हमारे लीवर के अंदर प्रोड्यूस हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, पूछा जा रहा है डैश प्रोड्यूसेस यूरिया एज ए एक्सक्रेटरी सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर एक्सक्रेटरी सब्सटेंस यूरिया जो होती है, एक्सक्रेटरी सब्सटेंस वो कौन प्रोड्यूस करवाता है, आपको इस सवाल में पूछा जा रहा है कि यूरिया इज प्रोड्यूस बाय डिकम्पोजिशन ऑफ अनयूज्ड प्रोटीन। तो अनयूज्ड प्रोटीन जो होती है, अनयूज्ड प्रोटीन इन लिवर, तो जो अनयूज प्रोटीन होती है लिवर में दोस्तों, इसकी क्या हो जाती है, उसकी डिकम्पोजिशन हो जाती है, डिकम्पोजिशन, ठीक है, डिकम्पोजिशन हो जाती है। तब दोस्तों हमें क्या देखने को मिलती है, तब हमें यूरिया मिलती है। क्लियर है। तो हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर दोस्तों दो तरह की एक्सक्रेटरी सब्सटेंस रिलीज होती है। सबसे पहला होता है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा होता है दोस्तों आपकी यूरिया, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों किसके द्वारा रिलीज होता है, ये हमारे लंग्स के द्वारा रिलीज होती है। यूरिया किसके द्वारा रिलीज होती है दोस्तों, ये है हमारी किडनी, ठीक है, किडनी के द्वारा बाहर आती है। क्लियर है। लेकिन जो मेन फंक्शन होती है वो लीवर के अंदर हमें देखने को मिलती है। लीवर के अंदर क्या होती है, अनयूज प्रोटीन जो होती है उसकी डिकम्पोजिशन होती है, तब यूरिया बनती है। क्लियर है। तो अच्छे से याद रखिएगा, यानी कि लीवर प्रोड्यूसेस यूरिया। देखिए पूछा जा रहा है कौन देता है, प्रोड्यूसेस यानी कि कौन दे रहा है, तो लीवर दे रहा है, लेकिन ले कौन रहा है दोस्तों, ले रहा है किडनी। किडनी का काम क्या है, सिर्फ फिल्टर करना। क्लियर है। अगला सवाल देखिए 15, द डैश इज ए नेटवर्क ऑफ टीनी ब्लड वेसल लोकेटेड एट द बिगनिंग ऑफ द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के बिगनिंग में दोस्तों ऐसा कौन सा टीनी ब्लड वेसल होता है जो हमें देखने को मिलती है, उसका नाम क्या है दोस्तों, इसको कहता है ग्लोमेरुलस, ठीक है। तो ग्लोमेरुलस दोस्तों हमारे किडनी यानी कि बोमेंस कैप्सूल के अंदर हमें देखने को मिलती है। सपोज कि दोस्तों ये आपकी बोमेंस कैप्सूल है, तो इसके अंदर कुछ इस प्रकार से ये आपकी ग्लोमेरुलस रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे दो ही आएगी और यहाँ पे कुछ, तो इसको दोस्तों क्या कहा जाता है, इसको ही ग्लोमेरुलस कहा जाता है। ये क्या है दोस्तों, एक तरह का नेटवर्क होती है, नेटवर्क और टीनी ब्लड वेसल, ये सारे ब्लड वेसल होती है जो कि आपके नेफ्रॉन की बिगनिंग में देखने को मिल जाती है। ये आपकी क्या होगी दोस्तों, ये आपकी हो गई बोमेंस, ठीक है, ये हो गई आपकी बोमेंस कैप्सूल, और ये इस तरह से दोस्तों इस तरह से जाती है, ठीक है। तो ये वाली जो पार्ट होती है दोस्तों, इसी को हम कहते हैं क्या, प्रॉक्सिमल ट्यूबल, प्रॉक्सिमल ट्यूबल, ठीक है। तो ये क्या हो गई, ये हो गई ग्लोमेरुलस, फिर बोमेंस कैप्सूल, फिर प्रॉक्सिमल ट्यूबल। तो ये जो होती है ये ब्लड वेसल की बनी हुई होती है, एक तरह का नेटवर्क सा रहता है नेफ्रॉन के बिगनिंग में। तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, इसको हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस। तो अगला सवाल देखिए, द रीजन वाई द राइट किडनी स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट। आपको पता है दोस्तों हमारे दो पेयर ऑफ किडनी होती है, ठीक है, दो पेयर ऑफ हमारे बीन शेप्ड किडनी होती है कि नहीं, आपने पढ़ा होगा बीन शेप्ड किडनी होती है, ऊपर में एड्रेनल ग्लैंड होते हैं। तो राइट साइड वाली जो किडनी होती है दोस्तों, वो स्लाइटली आप देखेंगे तो स्लाइटली वो क्या होती है दोस्तों, नीचे की तरफ रहती है, ठीक है। तो राइट साइड की किडनी नीचे क्यों रहती है दोस्तों, वाई, कारण क्या है, कारण क्या है इसका, क्यों नीचे रहती है दोस्तों। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारे लीवर है ना, जो हमारे लीवर है दोस्तों, लीवर की वेट इसके ऊपर पड़ी हुई रहती है, ठीक है। जो लीवर होती है, लीवर की वेट इसके ऊपर पड़ी हुई रहती है। और आपको पता है कि हमारा जो जितने हमारे जो एब्डोमेन कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी है दोस्तों, उसके अंदर स्पेस बहुत कम है। तो हमारे नेचर के थ्रू ऐसा बना दिया गया है हमारे बॉडी को कि उसके अंदर ही जैसे तैसे करके एडजस्ट कर जाए, ठीक है। तो इसी तरह से दोस्तों आप देखेंगे जो हमारे ह्यूमन के लंग्स जो होती है दोस्तों, लंग्स के पास भी आप देखेंगे कि एक लंग्स थोड़ी सी दबी हुई होती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों राइट साइड में आपकी क्या होती है दोस्तों, हर्ट होती है कि नहीं होती है। उसी प्रकार से दोस्तों हमारी किडनी जो होती है, एक किडनी स्लाइटली नीचे की तरफ रहती है। ऐसा क्यों दोस्तों, क्योंकि लीवर का उस पर भार पड़ा हुआ रहता है, यानी कि कंसिडरेबल स्पेस ऑक्युपाइड बाय द लीवर ऑन द राइट साइड, ठीक है, कंसिडरेबल स्पेस ऑक्युपाइड बाय द लीवर ऑन द राइट साइड, यही कारण है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए दोस्तों 17 नंबर, दिस प्रेशर फैसिलिटेट्स फिल्ट्रेशन वाइल यूरिन इज बीइंग फॉर्म। जब यूरिन बनती है तो कौन सा प्रेशर फिल्ट्रेशन को फैसिलिटेट करता है, ये आपको इस सवाल में पूछा जा रहा है, ठीक है। फिल्ट्रेशन को फैसिलिटेट कौन सा प्रेशर करता है, तो जीएफआर की अगर हम बात करें यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्टर रेट की बात करें, तो वो दोस्तों वो दो तरह की प्रेशर से इन्फ्लुएंस होता है। दो तरह की प्रेशर, एक हो गया आपका हाइड्रोस्टेटिक, ठीक है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ठीक है, और दूसरा दोस्तों हो गया आपका कोलॉइड ऑस्मोटिक
प्रेशर, ठीक है। तो ये दो तरह की प्रेशर है दोस्तों, जो हम बात करें जीएफआर को इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है। जीएफआर को इन्फ्लुएंस दोस्तों यही दो चीज़ मिलकर के करती है। लेकिन जब हम बात करते हैं दोस्तों फिल्ट्रेशन कब अकर होगी, तो दोस्तों अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस की हम बात करें तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज सिग्निफिकेंटली ग्रेटर एंड फिल्ट्रेशन अकर। जब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है, अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जब ज़्यादा होती है तो ही फिल्ट्रेशन वहाँ पे अकर होती है। तो इसलिए हम यहाँ पे फिल्ट्रेट हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को यहाँ पे हम करेंगे, क्योंकि इसी की ज़्यादा रोल है दोस्तों फिल्ट्रेशन होने में, उसको फैसिलिटेट्स करने में फिल्ट्रेट हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की योगदान होती है। तो इसको आप अच्छे से याद कर लेंगे। अगला सवाल देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सवाल है। यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है दिस हैपन इफ प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल इज रिमूव फ्रॉम द नेफ्रॉन। जैसे कि हमने बताया कि बोमेन्स कैप्सूल है, ठीक है, बोमेन यहाँ पे ग्लोमेरुलस है, और ये वाला जो पार्ट होता है दोस्तों इसको हम क्या कहते हैं, अगर इसको यहाँ से काट दिया जाएगा, ठीक है, इसको यहाँ से कट कर दिया जाएगा, यानी कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल को अगर जो रिमूव कर दिया जाएगा नेफ्रॉन से, तब क्या होगा, ये आपको इस सवाल में पूछा जा रहा है। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है यहीं से प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल की हम बात करें दोस्तों, तो इसकी बहुत ज़्यादा फंक्शन होती है, ठीक है। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल यानी कि पीसीटी, ये दोस्तों बहुत सारी चीज़ के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ की एब्जॉर्प्शन में ये क्या करता है, हेल्प इन एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो किस किस चीज़ के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, सबसे पहला बात आ गया दोस्तों ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज हो गई आपकी, अमीनो एसिड हो गई, अमीनो एसिड, ठीक है, सोडियम, ओके, और पोटासियम, ठीक है। सोडियम पोटासियम हो गया, और साथ ही साथ दोस्तों जो वाटर होती है, वाटर भी हमें यहाँ पे, वाटर की भी एब्जॉर्प्शन यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल की ये सारे फंक्शन है। अब आप समझ जाए कि अगर जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल को काट दिया जाएगा तो क्या क्या चीज़ की दिक्कत हो सकती है दोस्तों। यहाँ पे सिंपल सी एक ही बात हमें ये समझ में आ रहा है, अगर जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल को जो हटा दिया जाएगा तो ये सारे जितने यहाँ पे ये सब्सटेंस है, केमिकल सब्सटेंस है, इसकी एब्जॉर्प्शन दोस्तों क्या होगी, इसकी एब्जॉर्प्शन होगी कि नहीं होगी, इसकी एब्जॉर्प्शन होगी कि नहीं होगी। तो आप बोलेंगे नहीं सर इसकी एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगी। जब एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगी, और साथ ही साथ हम बात करें वाटर की, तो यहाँ पे हमने बताया कि वाटर की भी रीएब्जॉर्प्शन में दोस्तों क्या हो जाएगा, वाटर की रीएब्जॉर्प्शन पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। इसकी रीएब्जॉर्प्शन पे भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। इसके कारण क्या होगा दोस्तों कि ये सारे आपको पता है ये सारे हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस है, ठीक है, ये सारे हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस है, इन सभी की रीअब्जॉर्प्शन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और ये सारे चीज़ रीअब्जॉर्ब नहीं होंगे दोस्तों तो ये क्या करेंगे, आपके वाटर जो है यानी कि जो यूरिन है, यूरिन को दोस्तों ये क्या कर देंगे, डाइल्यूट कर देंगे, है कि नहीं। तो यही कारण है दोस्तों कि मोर डाइल्यूटेड यूरिन हो जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर जो हम दोस्तों करेंगे यूरिन इज मोर डाइल्यूटेड। यूरिन क्या हो जाएगी दोस्तों, डाइल्यूट हो जाएगी, क्योंकि ये सारी चीज़ एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे। तो सिंपल सी बात है, यूरिन पे आपको यही सारी चीज़ मिलेगी। तो यूरिन इज मोर डाइल्यूटेड। अच्छे से इस सवाल को याद रखिएगा, क्लियरली मैंने आपको समझा दिया। इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी। अगला सवाल देख लीजिए, दिस आर्टरी पासेस ब्लड टू द किडनी। अब आपको पूछा जा रहा है कौन सा आर्टरी किडनी में ब्लड को पास करती है, यानी कि ब्लड किडनी, ठीक है। हम बात कर रहे हैं ब्लड को क्या कराया जा रहा है दोस्तों, किडनी, ठीक है। ये आपकी किडनी है, ठीक है, किडनी है, ठीक है। तो किडनी में दोस्तों ब्लड को कौन ट्रांसफर करता है, ये आपको सवाल पूछा जा रहा है। कौन सा वेसल है, कौन सा ट्यूब है जो कि किडनी, कौन सा ऐसा आर्टरी है जो कि ब्लड को किडनी में ट्रांसफर कर रहा है। अब सिंपल सी बात है दोस्तों, ब्लड अगर जो किडनी में जा रही है, ब्लड को जो किडनी में भेजा जा रहा है, तो दोस्तों ये किस तरह की ब्लड होगी, सिंपल सी बात है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी कि ऑक्सीजन रिच ब्लड, ऑक्सीजनेटेड, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगी। क्लियर है। तो ये दोस्तों ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगी। ये कौन लेकर के जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाने का काम किसका है दोस्तों, ये काम होती है दोस्तों आपकी रेनल आर्टरी की। तो दोस्तों ये यहाँ पे फंक्शन हो गया दोस्तों रेनल आर्टरी की, ठीक है, आर्टरी। तो हम रेनल को यहाँ पे करेक्ट कर देंगे। एक और चीज़ आप समझ जाइए दोस्तों कि हमने ब्लड को किडनी पे तो भेज दिया, लेकिन किडनी से जो ब्लड बाहर निकलेगी दोस्तों वो कैसे निकलेगी, वो दोस्तों निकलेगी आपकी ऑक्सीजन डेफिसिट, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगी। और ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगी दोस्तों ये कौन ले जाएगा, ये ले जाएगा आपका रेनल वेन, ठीक है, रेनल वेन लेकर के जाएगा। मान लीजिए दोस्तों आपको सवाल यहाँ पे पूछ दिया जाएगा, दिस वेन पासेस ब्लड फ्रॉम किडनी, ठीक है, बट
किडनी से कौन सा वेन पास कर रहा है, तो वहाँ पे आप रेनल वेन को करेक्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि किडनी को कौन ट्रांसफर कर रहा है ब्लड, तो दोस्तों रेनल आर्टरी कर रहा है। और किडनी से कौन सा ब्लड निकल रहा है, तब दोस्तों रेनल वेन। ओके, इस बात को आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ ध्यान दीजिए। यहाँ पे कहा जा रहा है इन अमीबा एक्सक्रेशन टेक प्लेस थ्रू द प्रोसेस ऑफ। अमीबा के अंदर एक्सक्रेशन किस प्रकार से होती है, तो देखिए दोस्तों स्पेसिफिक एक्सक्रेटरी ऑर्गन जो बाकी सारी चीज़ में होती है वो अमीबा के अंदर नहीं होती है, क्योंकि दोस्तों ये क्या है, ये एक तरह का यूनिसेलुलर है, ठीक है, यूनिसेलुलर, ठीक है, ये एक तरह का यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर दोस्तों क्या होती है, स्पेसिफिक एक्सक्रेटरी ऑर्गन नहीं है इसके पास, ठीक है। और बात करें दोस्तों अमेबा की, तो अमेबा दोस्तों जो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट इसकी होती है वो होती है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया रिलीज करता है अमेबा। तो जैसा कि अभी आपको पता चला कि अमेबा के पास स्पेसिफिक एक्सक्रेटरी ऑर्गन नहीं है, लेकिन दोस्तों इस तरह के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इस तरह के ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अपने जितने सारे उनके वेस्ट होते हैं उनको रिमूव करते हैं दोस्तों सिंपल डिफ्यूजन के मदद से, ठीक है। तो सिंपल डिफ्यूजन के मदद से इस तरह के ऑर्गेनिज्म अपने वेस्ट को रिमूव कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। क्या करते हैं, सरफेस के पास पहुंचते हैं और वहीं पे दोस्तों ये क्या करते हैं, वाटर के अंदर छोड़ देते हैं, ठीक है, वाटर के अंदर अपने हार्मफुल या फिर जो भी इनके वेस्ट है उसको रिलीज कर देते हैं, क्लियर है। लेकिन दोस्तों जो हम बात करें अमेबा की, तो अमेबा के पास दोस्तों एक स्पेसिफिक ऑर्गेनेल है, ठीक है, एक स्पेसिफिक ऑर्गेनेल है जिसको दोस्तों कहा जाता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होती है अमेबा के पास, जिसका फंक्शन क्या होता है दोस्तों, ये एक तरह का ओस्मो रेगुलेटरी, तो हमने देखा दोस्तों कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल अमेबा के पास होती है, ये एक तरह का ओस्मो रेगुलेटरी ऑर्गेनेल है। आप अच्छे तरह से समझते हैं कि ओस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होती है कि अमेबा के पास ओस्मो रेगुलेटरी ऑर्गेनेल है। अब देखिए कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के अंदर क्या क्या चीज होती है। तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल में क्या होती है दोस्तों, ये क्या करती है, ये जितने सारे वाटर और वेस्ट होते हैं उसको बॉडी से पूरा कलेक्ट कर लेती है, ठीक है। पहला फंक्शन इसका क्या हो गया दोस्तों, कलेक्ट कर लेती है। कलेक्ट करने के बाद दोस्तों ये स्वेल हो जाती है, ठीक है, स्वेल्स अप, ये फूल जाती है और ये दोस्तों क्या करती है, सरफेस की तरफ चली जाती है। वाटर की जो सरफेस होती है जहाँ इसे रिलीज करना हो वहाँ रीचेस सरफेस, यानी कि जहाँ सरफेस होती है उस सरफेस पे पहुँच जाती है दोस्तों, और वहाँ जाकर के ये क्या हो जाती है दोस्तों, ब्रस्ट हो जाती है। और जैसे ही ब्रस्ट होती है सारे के सारे जितने सारे आपके यहाँ पे प्रोडक्ट, ठीक है, जितने सारे वेस्ट प्रोडक्ट है वो जा करके दोस्तों वाटर में चले जाते हैं, ठीक है, वाटर में रिलीज हो जाते हैं, क्लियर है। अच्छे से आपको ये समझ में आ गया कि कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल किस तरह से अमेबा में काम करता है। ये सारे बॉडी के अंदर जितने सारे वेस्ट उसको कलेक्ट करेगा, फिर स्वेल अप हो जाएगी, फिर सरफेस की तरफ पहुंच जाएगी और वहाँ पे जाके ब्रस्ट हो जाएगी और वाटर पे रिलीज कर देगी अपने वेस्ट प्रोडक्ट को, ठीक है। तो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ये काम होती है, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं दोस्तों, सिंपल डिफ्यूजन, क्लियर है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, कहा जा रहा है आपको नेम द एक्सक्रेटरी ऑर्गन प्रेजेंट इन द अर्थवर्म थ्रू विच एक्सक्रेशन टेक प्लेस। तो एक्सक्रेशन किस तरह से काम करता है दोस्तों, जो आपके अर्थवर्म होती है उसकी तरफ ही आपको पूछा जा रहा है। एक्सक्रेटरी ऑर्गन के बारे में आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है। लेकिन दोस्तों जब अर्थवर्म की हम बात करते हैं तो अर्थवर्म दोस्तों अपनी एक्सक्रेशन दो चीज़ से करता है दोस्तों। सबसे पहला होता है नेफ्रीडिया, ठीक है, नेफ्रीडिया, और दूसरा हो जाएगा आपका दोस्तों मॉइस्ट स्किन, ठीक है, मॉइस्ट स्किन। दोनों की दोस्तों अपनी स्पेसिफिक फंक्शन है। सबसे पहले बात कर लेते हैं मॉइस्ट स्किन की। तो अर्थवर्म जो होती है दोस्तों वो अपनी स्किन को मॉइस्ट करती है, क्यों दोस्तों, क्योंकि उसे ऑब्जर्व करना होता है। उसे क्या करना होता है, एब्जॉर्ब करना होता है दोस्तों ऑब्जर्व करना होता है ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने के लिए और दोस्तों इसको एक्सक्रीट करने के लिए, जैसे कि आपको पता है कि हम क्या एक्सक्रीट करते हैं दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड, उसी तरह से आपकी अर्थवर्म है ये भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। अगर जो हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मोस्ट स्किन भी यहाँ पे फंक्शन होती है दोस्तों। किस चीज़ के लिए, इसके जितने सारे सेगमेंट होते हैं सारे सेगमेंट में मोस्ट स्किन होती है दोस्तों, और सारे सेगमेंट में नेफ्रेडिया भी हमें देखने को मिल जाती है। तो ऑक्सीजन ये एब्जॉर्ब करती है, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट करती है, ठीक है। तो एक फंक्शन तो आप समझ गए, जिस तरह से हमारे लंग्स काम करता है ना कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने को, इसी तरह से इनकी मोस्ट स्किन काम करता है, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों नेफ्रीडिया के अंदर, ठीक है। तो अर्थवर्म के पास अगर जो स्लाइटली हम बात करें दोस्तों तो इसकी जो एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर है उसको हम क्या कहते हैं, नेफ्रीडिया कहते हैं, ठीक है। एक पेयर ऑफ नेफ्रीडिया दोस्तों, हर एक सेगमेंट पे आपको एक पेयर ऑफ नेफ्रीडिया देखने को मिल जाएगी, यानी कि ईच सेगमेंट में आपको क्या देखने को मिलेंगे दोस्तों, नेफ्रीडिया देखने को मिल जाएगी, ठीक है।
क्लियर है। तो नेफ्रीडिया के अंदर दोस्तों यहाँ पे क्या होती है, एक पोर होती है, उसी पोर के थ्रू एक्सक्रेशन होती है, ठीक है, उस पोर के थ्रू एक्सक्रेशन होती है और उस पोर को दोस्तों कहा जाता है नेफ्रीडियो पोर कहा जाता है। तो हमने यहाँ पे देखा दोस्तों एक्सक्रेटरी ऑर्गन दो तरह के हो गए इसके पास, एक हो गया नेफ्रीडिया और एक हो गया मॉइस्ट स्किन। तो मॉइस्ट स्किन नेफ्रीडिया दोनों हो गए, यानी कि ऑप्शन सी को आप यहाँ पे करेक्ट कर लेंगे। क्लियर है, किसी तरह का डाउट नहीं। बढ़ते नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगले सवाल देखिए, द मेजर वेस्ट प्रोड्यूस बाय द ह्यूमन बॉडी आर, ह्यूमन बॉडी से जो एक्सक्रेटरी वेस्ट बाहर निकलती है सबसे ज़्यादा क्या निकलती है दोस्तों, क्या कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा निकलती है, यूरिया निकलती है, या बोथ एंड बी। ठीक है, तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया दोनों, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया दोनों निकलती है ह्यूमन की बॉडी से, मेजर वेस्ट दोनों है। तो आंसर में हम बोथ ए एंड बी को यहाँ पे करेक्ट करके चलेंगे, ठीक है, हम दोनों को मान के चलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी और यूरिया भी। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल, विच ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी। बॉडी के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड निकालने के लिए ह्यूमन के बॉडी में किसका उपयोग होता है दोस्तों, तो ये होता है लंग्स का। यही हम बात करें दोस्तों, अभी हमने अर्थवर्म के बारे में बात किया था, तो अर्थवर्म में दोस्तों क्या होती है, मॉइस्ट स्किन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड निकालने में कौन काम करता है, मॉइस्ट स्किन काम करता है। ह्यूमन में दोस्तों लंग्स होती है। अगला सवाल देखिए, ईच किडनी इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एक्सक्रेटरी यूनिट कॉल्ड। एक किडनी दोस्तों, एक किडनी लार्ज नंबर ऑफ क्या होते हैं दोस्तों, ईच किडनी इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एक्सक्रेटरी यूनिट कॉल्ड। तो ह्यूमन की किडनी जो होती है दोस्तों लार्ज नंबर ऑफ एक्सक्रेटरी यूनिट की को मिला करके बनती है दोस्तों। हमने अभी भी बात किया था कि 1 मिलियन, ठीक है, कम से कम 1 मिलियन नेफ्रॉन, ठीक है, 1 मिलियन नेफ्रॉन मिला करके एक किडनी बनाता है, ठीक है, एक किडनी देता है। तो इसको आप अच्छे से याद रखिए दोस्तों, क्या हो गया आपका नेफ्रॉन। ईच किडनी इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एक्सक्रेटरी यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन। एक और सवाल देख लीजिए दोस्तों, इसमें कहा जा रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एक्सक्रीटेड फ्रॉम मैमेलियन बॉडी। तो मैमेलियन बॉडी के थ्रू लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एक्सक्रीटेड फ्रॉम मैमेलियन बॉडी, ठीक है, किस फॉर्म में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजनस वेस्ट हमारे बॉडी से बाहर निकलती है, मैमेलियन बॉडी से बाहर निकलती है। आपको सवाल पूछा जा रहा है, क्या वो सांस है, क्या वो ब्रीथ है, क्या वो यूरिन है, या फिर वो फीसेस है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा अगर जो है तो वो होती है दोस्तों यूरिन के थ्रू, सबसे ज़्यादा यूरिन हमारे बॉडी से निकलती है। अगर जो हम बात करें दोस्तों तो 800 से लेकर के, ठीक है, 800 से लेकर के 2000 मिलीलीटर, ठीक है, मिलीलीटर पर डे यूरिन हम निकाल सकते हैं, ठीक है, ये नॉर्मल है। नॉर्मल कंडीशन की हम बात करें दोस्तों तो ये है, ठीक है, 800 से लेकर के 2000 मिलीलीटर तक यूरिन हम निकालते हैं पर डे। क्लियर है दोस्तों। तो बस दोस्तों आज के पार्ट में इतने रहने देते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम 26 से लेकर के 50 तक कंप्लीट करेंगे और बहुत ही ऑसम बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल देखेंगे, जिससे आपका ऐसा डाउट क्लियर होगा जैसा आज तक आपका डाउट क्लियर नहीं हुआ होगा। क्लियर है। तो इसी तरह के वीडियो, इसी तरह की एक्सप्लेनेशन अगर जो आपको हमेशा चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी इनेबल कर दे, और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।